प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की हिंदी की बुक के सेकंड चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है बचपन। इस चैप्टर की लेखिका है कृष्णा सोबती। बच्चों, सबसे पहले हम लेखिका का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। 1980 में जिंदगी नामा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया था। 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बादलों के घेरे इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है और इनका निधन मृत्यु 25 जनवरी 2019 में हुई थी। बच्चों, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की यादों का वर्णन किया है और बताया है कि उन्हें बचपन में कौन कौन से काम करने पड़ते थे और उन्हें बचपन में कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती थी। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो लेखिका बताती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की बातें बताऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। तो लेखिका की उम्र है जो आपकी दादी, नानी या बड़ी बुआ या बड़ी मौसी की उम्र की जितनी है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो परिवार के सदस्य लेखिका को क्या कहकर पुकारते हैं? जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। बच्चों, यहाँ जो इस पाठ के कठिन शब्दार्थ है वो हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो लेखिका बताती हैं कि अब मैं उम्र में बड़ी हो गई हूँ, तो मैं उम्र में अपने आप को आयु में बड़ा अनुभव करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। आपसे मैं बहुत बड़ी हूँ, तो मैं आपसे बहुत पहले पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। तो लेखिका बताती हैं कि उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। ग्रे होता है बच्चों स्लेटी रंग, ठीक है, और चॉकलेटी होता है, आप चॉकलेट खाते हो ना, चॉकलेट के रंग की। तो लेखिका पहले नीले, जामुनी, स्लेटी, काले, चॉकलेटी कलर के कपड़े पहनती थी, तो अब उनके पहनावे में अंतर आ गया है। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। तो लेखिका की उम्र अब बहुत ज्यादा हो चुकी है, आपकी दादी, नानी या बड़ी मौसी, बड़ी बुआ की उम्र की हो गई है। तो लेखिका कहती है कि अब मेरा मन सफेद कपड़ों को पहनने का करता है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये लेखिका बोल रही है, ठीक है, गहरे नहीं हल्के रंग। अब लेखिका कहती है कि अब मुझे गहरे रंग के, डार्क कलर के कपड़े अच्छे नहीं लगते, हल्के रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। तो दशकों का अर्थ होता है बच्चों 10 वर्ष का समय। तो लेखिका जब उम्र में कुछ छोटी थी तो तरह तरह के कपड़े पहनती थी। पहले फ्रॉक, फिर नेकर वॉकर, फिर स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो आप देखिए लेखिका के पहनावे में कितना फर्क आया है, ठीक है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद हैं। लेखिका बताती हैं कि बचपन में उन्होंने जो फ्रॉकें पहनी थी वो फ्रॉकें लेखिका को आज भी याद हैं। अब देखो लेखिका उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसे अपने बचपन के कपड़ों की अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे
गुलाबी रंग की फ्रिल। तो लेखिका को अपने बचपन की पोशाकों की याद है जो वो आज हमें बता रही हैं कि उन्होंने बचपन में कौन कौन से कपड़े पहने थे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो लेखिका जब छोटी थी तब फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल रहता था और बालों पर रंग बिरंगे रिबन लगाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। ग्रे बच्चों मैंने आपको बताया है ना, ग्रे कलर होता है सलेटी रंग। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। तो लेखिका बताती हैं कि जब वो छोटे थे बचपन में उन्हें अपने मोजे जुराबें खुद धोनी पड़ती थी। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। उनके घर पर मम्मी पापा ने कह रखा था कि अपने मोजे आपको खुद धोने हैं, नौकर या नौकरानी से नहीं धुलवाने हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार का अर्थ होता है बच्चों रविवार, संडे। तो हर संडे को लेखिका क्या करते थे, अपने मोजे धोते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो लेखिका बता रही कि बचपन में उन्हें काम था खुद करना पड़ता था। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। बूट पॉलिश का अर्थ होता है जूते पॉलिश करना। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, नई नई डिजाइन के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। आरामदेह का अर्थ होता है आराम देने वाला। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। छाले बच्चों पैरों में हो जाते हैं ना, जब हमारे पैर पर कोई चीज लग जाती है तो फफोला हो जाता है, उसे छाला कहते हैं। फोड़े। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जब लेखिका को कहीं दूर जाना होता तो अपने साथ वो रुई रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। अगर उन्हें जूता, नया नया जूता होता है ना बच्चों, कई बार पैरों पे लगता है, तो इसलिए अगर उन्हें दर्द होता या उनके चुभता तो वो अपने जूते में रुई रख लेते, जिससे कि जूता उन्हें ना लगे। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। लेखिका बताती हैं कि हमारे बचपन में जब हम छोटे थे और आज तुम्हारे बचपन में, दोनों में बहुत अंतर आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर का अर्थ होता है बच्चों शनिवार को, ठीक है। तो लेखिका बताती है कि हर शनिवार को हमें, ऑलिव ऑयल का अर्थ होता है जैतून का तेल, हर शनिवार को हमें जैतून का तेल या अरंडी का तेल पीना पड़ता था। कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, तो उन्हें पता चल जाता स्मेल से। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली का अर्थ होता है बच्चों उल्टी। तो जब लेखिका को कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता तो उन्हें उल्टी आने लग जाती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो लेखिका बताती है कि हमें बचपन में जबरदस्ती तेल पिलाया जाता था जैतून का और अरंडी का, अगर हम नहीं पीते तब भी हम ठीक रहते। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, कितना अंतर आ चुका है। तुम्हारे
समय में और हमारे समय में, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। तो बच्चों आपके पास तो देखो आजकल मोबाइल है, एलसीडी है, टीवी है, रेडियो है, लेकिन लेखिका बताती है कि उनके समय में सिर्फ ग्रामोफोन होते थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं होता था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। तो लेखिका बताती है कि हमें बचपन में कुल्फी मिलती थी, जैसा कि आपको क्या मिलती है, आइसक्रीम मिलती है ना, इतना फर्क आ गया है। लेखिका को बचपन में कुल्फी मिलती थी, आपको आइसक्रीम मिल रही है। लेखिका को कचौरी मिलती थी, समोसा पैटीज हो गया है। ठीक है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, लेखिका को बचपन में शहतूत फालसे और खसखस का शरबत पीने को मिलता था, लेकिन आज तुम्हें क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, कोका कोला पेप्सी पीते हो ना। तो देखो कितना अंतर आ गया है। उनके बचपन में उनको क्या चीज़ें मिलती थी खाने को, और आज आपके बचपन में आपको क्या मिल रहा है। उन दिनों कोक नहीं लेमनेट विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट, तो बच्चों ये रेस्तरां के नाम है, ठीक है, कि चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो मॉल क्या होता है बच्चों, आप जाते हो था मॉल में, मालूम है आपको मॉल क्या होता है, कभी गए हो क्या मॉल में। मॉल होता है बच्चों जहाँ पर हमें बाजार जैसा होता है, सब सामान मिलता है। ठीक है। तो लेखिका और उसके भाई बहन मॉल से ब्राउन ब्रेड लाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। तो शिमला में बच्चों क्या है, वो पहाड़ी इलाका है। ठीक है। तो वहाँ पर चढ़ाई होती थी, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो उन्हें वहां पर जाते ही काउंटर पर पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू आने लग जाती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। बच्चों आपको तो देखो डेली मिलता है ना चॉकलेट खाने को, लेकिन लेखिका के समय में एक हफ्ते में एक चॉकलेट मिलती थी खाने को। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। स्टॉक का अर्थ होता है बच्चों अपने चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेते ना अपने पास। तो सबसे ज़्यादा किसके पास होती थी चॉकलेट टॉफ़ी, लेखिका के पास। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद ही बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर खाती। तो लेखिका चॉकलेट कब खाती थी, रात को खाना खाने के बाद। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। चने जोर गरम होते हैं बच्चे जब हम चनों पर मसाला लगाकर खाते हैं चटपटा करके। ठीक है। और अनारदाने का चूरन, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। जब वो कागज की पुड़िया बनाते हैं ना दुकानदार, तो बहुत कुशलता का काम है ये। नीरा का अर्थ होता है सारा और कमाल का अर्थ होता है कुशलता। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। कौन बनाते हैं ना बच्चे आइसक्रीम जैसा, तो जब चने लेते हैं तो वो बिल्कुल आइसक्रीम के जैसा सॉफ्टी के जैसा वो हमें कौन बना के देते हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था।
तो जो ये गाना पढ़ा है ना हमने, बहुत पुराना गाना है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, चनों पर, बुरकवाना का अर्थ होता है छिड़कवाना, तो चनों पर क्या करते थे, बहुत तेज मसाला छिड़कवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी, गति थी। चना पापड़ी होती है बच्चों, पिचकाया हुआ चनक, ठीक है। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। तो बच्चों जो ये बातें हम पढ़ रहे हैं, लेखिका अपने बचपन की बातें, बचपन की कहानी सुना रही हैं हमें, ठीक है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। अब लेखिका क्या बताती है, शाम को क्या करते, वो रंग बिरंगे गुब्बारे लेते और पहाड़ पर जाते। अब जाखू पहाड़ का नाम है, ठीक है। ऊंचा चर्च होता है गिरजाघर, तो गिरजाघर की जब घंटियां बजती तो उस घंटी की आवाज दूर दूर तक फैल जाती, लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। प्रभु यीशु का अर्थ है ईसा मसीह है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त का अर्थ होता है सूरज का छिपना या डूबना। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते। जब अंधेरा छाता तो पहाड़ों पर क्या होता, अंधेरा अंधेरा नजर आता और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। जब रात को सूरज छिप जाता है तो हर तरफ क्या होती है, रोशनी हो जाती है ना, लाइटों की, बिजली की। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। रात को रोशनी से, बिजली की रोशनी से मॉल चमक जाता, पूरा बाजार चमक जाता। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल क्या होता है, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है बच्चों। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। मॉडल क्या होता है बच्चों, जब हम बड़ी चीज का कुछ छोटा सा उसका मॉडल तैयार करते हैं ना, सेम बनाते हैं। अब बड़ी ट्रेन होती है, बड़ी ट्रेन को तो हम उठा के नहीं ला सकते, तो उसका क्या करते हैं, हम छोटी ट्रेन बना के दिखाते हैं सेम डिजाइन की, तो होता है मॉडल, ठीक है। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। तो लेखिका बताती कि हमारे समय में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी यही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। लेखिका बताती हैं कि कभी कभी हमें हवाई जहाज भी देखने को मिल जाता था। दिल्ली में भी जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। बच्चों आज भी अगर हमारे शहर में हमें ऊपर हवाई जहाज आता दिखता है तो हम सभी बाहर देखने के लिए भागते हैं ना। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, तो हवाई जहाज कैसे दिखता है, जैसे कोई एक बड़ा पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। आपको पता है ना उसकी स्पीड कितनी तेज होती है, हवाई जहाज बहुत तेज उड़ता है, आया और गया। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। लेखिका ने जहां पर अपना पहला चश्मा बनवाया था, लेखिका को वो दुकान आज भी याद है। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। तो चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता ना,
छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, छोटी उम्र में ही आपके चश्मा लग गया है, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। तो लेखिका बताती है कि मेरा चश्मा बचपन में लगा तो आज भी लगा हुआ है, इसकी जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगे तो इसके अलावा और क्या होगा। तो लेखिका बताती हैं कि मैं काम को दिन की रोशनी में नहीं करती थी, टेबल लैंप, रात को टेबल लैंप जलाकर काम करती थी, जिसके कारण मेरी आंखों पर जोर पड़ता था और आंखों पर जोर पड़ने के कारण आंखें कमजोर हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके दिन में काम करना चाहिए, दिन की रोशनी में। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो हम लंगूर किसे कहते हैं, बंदर को कहते हैं ना। तो उसका भाई उसे चिढ़ा रहा था। मैं खींची, लेखिका को गुस्सा आया कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। तो लेखिका देख रही थी कि क्या सचमुच में मैं लंगूर लगती हूँ, नहीं लगती हूँ। तो लेखिका अपने आप ही बोले जा रही थी, अपने मन में बातें करे जा रही थी। अब लेखिका बताती कि मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। टोपा क्या होता है बच्चों, टोपी होती है ना, कैप। तो उसने अपने छोटे भाई की कैप को उठाकर अपने सिर पर रख लिया। तो लेखिका को थोड़ा अजीब लगा, अच्छा भी लगा और कभी कहे कि मजाक लग रहा है। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो बच्चों, अगर जी किसी का चश्मा लगा हो ना काफी टाइम से, तो चश्मा उतारेगा तो उसका चेहरा अजीब सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। तो लेखिका के पास बहुत सारे रंगों की टोपियां हैं। अब कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। अब लेखिका दुपट्टों की जगह पर क्या लगा रही हैं, क्या पहन रही हैं, टोपियां। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। आशा है कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। तो इसकी लेखिका का नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कृष्णा सोबती, और इनका जीवन परिचय भी बता दिया था। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हमने ओनली चैप्टर को रीड किया है, तो आप दोनों वीडियोस देखिएगा, जिससे कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ जाए और क्लास में आपके अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।